हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका चैनल नूतन पाठशाला। आज मैं यहां पर एक और टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हूं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। अगर जो हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है और उससे कोई लाइट रे पास आउट हो रही है तो उसमें रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बोर्ड के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये टॉपिक। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम फिगर को समझ लें, क्योंकि अगर जो हम फिगर को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो डेरिवेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं। ये हमारे पास में एक कॉन्केव सरफेस है, दिख रहा होगा आप सभी को। ये एस डैश इसका अपर्चर है। ठीक है भाई, ये कॉन्केव सरफेस है। सिर्फ हमें एक सरफेस की बात करें, हम लोग लेंस नहीं पढ़ रहे हैं, सरफेस पढ़ रहे हैं। कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव कह सकते हैं एक ऐसा सरफेस जिसमें कुछ गहराई हो, जस्ट सिंपल। ये इस टाइप का, जैसे एक कोई ग्लास का गुटका है, कांच का गुटका, और उसमें हम इस प्रकार का एक कॉन्केव कट लगा दें तो वो कॉन्केव सरफेस बन जाती है। तो यहाँ पर अपने पास में कॉन्केव सरफेस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बेसिकली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे पास आउट हो रही है परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस, और इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी मान सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, मिरर में भी पढ़े हैं, लेंस में भी पढ़े हैं, 10th में पढ़ के आए हैं और 12th में भी पढ़े हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन। बट हमने यहाँ पर क्या किया, लाइट रे को ही प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया, लाइट रे वहाँ से निकाल दी, वो प्रिंसिपल एक्सिस का भी काम कर रही है। एक दूसरी लाइट रे एज्यूम की, ये ओ सोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एक कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट रे एक यहाँ ऐसे निकल के जा रही है। अब हमें पता है कि जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर एंटर करती है, लेट अस सपोज ये कोई रेयरर मीडियम है और ये वाला अपना जो मीडियम है ये डेंसर, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये वाला रेयरर मीडियम है और ये वाला डेंसर मीडियम है, हम ऐसा मान करके चलते हैं। तो जब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर एंटर करती है तो हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि नॉर्मल की ओर ये मुड़ जाती है। तो इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, सीधे लाइक दिस, और ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक है भाई। अब कोई पर्सन अगर जो यहाँ पर खड़ा होकर के इस लाइट रे को देख रहा है, उसको ये कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ये लाइट रे इसको कुछ ऐसे यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, और ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट करेगी। अथवा तो ये कह सकते हैं ये जो लाइट रेज दूसरी पास आउट हो रही थी उसके साथ में इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पर दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज की फीलिंग्स आती हैं। तो ये यहाँ पर जो आदमी खड़ा होगा, जो पर्सन ऑब्जर्व करेगा खड़ा देख करके, इस लाइट रे को देखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो उसको या इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। सो दिस इज आई। नाउ यहाँ पर सरफेस पर एक हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल क्या है, 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री वगैरह में। कोई भी सर्कल है या कोई भी स्फीयर है, अगर जो हम रेडियस कहीं पर भी ड्रॉ कर दें, या रेडियस यानी कि एक सेंटर से ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास आउट हो रही हो और सर्कमफ्रेंस पर जा रही हो, तो वो सभी लाइन क्या होंगी, सर्कमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होंगी। अगर जो हम कोई ऐसी लाइंस ड्रा करें जो सेंटर से पास आउट हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो डायमीटर हो, या कोई दूसरी लाइन हो सकती है, सेंटर से पास आउट हो रही है वो, तो वो परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट वाली थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ऐसे टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करके 10th वगैरह में थ्योरम्स आपको कराई जाती हैं। यही कंडीशन स्फीयर के केस में है। अगर जो स्फीयर है तो भी ये परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, या टेंजेंट पर वो लाइन जो सेंटर से पास आउट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है, अगर जो सेंटर से जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी भी स्फीयर के लिए या किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस स्फीयर के सर्कमफेरेंस के केस में, तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं
कि जो नॉर्मल है या जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास आउट हो रहा है, ठीक है ना। वाइस वर्सा, नियम का उल्टा भी नियम होता है। सेंटर वाली लाइन जो सेंटर से, ये सी है ना, सेंटर ऑफ कर्वीचर इस वाले सरफेस का, तो अगर वो सी से पास आउट हो रही है तो वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो वो लाइन नॉर्मल होगी, या जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी। तो ये वाला अपना पॉइंट, इस नॉर्मल को मैंने पूरा बढ़ाया, प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर कट करा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ चुके हैं। यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट को ए कह दिया, और ये परपेंडिकुलर AM है जिसकी हाइट h है। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी आगे बात करेंगे डेरिवेशन करते समय। तो आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ आई थिंक आपको अच्छे से ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेरिवेशन के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसके रिफ्रैक्शन के से रिलेटेड क्या फार्मूला बन सकता है। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ रखी है, 10th में शायद पढ़ी होगी सभी ने। एक ट्रायंगल है, तो अगर जो इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, x बढ़ा दिया जाए, कहने का मतलब है आगे, तो ये जो बड़ी हुई साइड है ये क्या करती है, एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट करती है, और ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो मैं कहूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो एंगल ACD, ये वाला ACD एक्सटीरियर बाहर एंगल बन रहा है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल A एंड दिस एंगल B, इनके दोनों के सम के इक्वल होगा। ये अपोजिट नहीं है, ये इसी के साथ में लगा हुआ है। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट है एंगल A और एंगल B। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है और इसी का यूज हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर, इन ट्रायंगल OCA, ऑब्जेक्ट से एक ट्रायंगल लेते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता हुआ, ये अपना पॉइंट A है, डार्क कर देता हूं उसे, OCA। इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना है आपने, OCA, ये वाली लाइन प्रोड्यूस की जा रही है, दिख रही है ना, ये तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये गामा है। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फिगर, इन ट्रायंगल OCA एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए OCA में तो अपने को ये वाली साइड के अकॉर्डिंग देखना है, इनके अकॉर्डिंग, तो इनके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, ये वाला अल्फा और ये वाला पूरा I एंगल है। ये वाला देखिए जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल के साथ, उसके एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये नॉर्मल है और ये वाली लाइट इंसिडेंट रे, इसके साथ जो एंगल ये बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज I and this is alpha, so gamma is equals to alpha plus I, this alpha, this I। ये वाली लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रही है, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एरो से बाहर दिखाया गया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पता है, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है और ये जो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे थी, पीछे बढ़ाने पर ये स्ट्रेट लाइन मिली है, तो ये अगर जो R है तो ये वाला ये R है तो ये भी R हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। खैर, तो यहाँ से हमको मिला एंगल OCA में गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस I। क्लियर है ना। यहाँ से I की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। नाउ वी कैन कंसीडर इट एज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब की इमेज से इमेज वाला ट्रायंगल ले लेना है, दैट इज ICA। सो इन ट्रायंगल ICA, सो ICA में भी एक्सटीरियर एंगल अपना गामा ही रहेगा,
सो गामा इज इक्वल्स टू, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, बीटा एंड आर, सो दिस विल बिकम नाउ बीटा प्लस आर। यहाँ से सॉरी इट इज आर नॉट गामा, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, सो आर इज इक्वल्स टू दिस गामा एंड माइनस बीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब इक्वेशन सेकेंड के बाद में देखिए, वी नो दैट बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ सभी ने पढ़ रखा है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वी नो दैट बाई दी स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ रखा है साइन आई अपॉन sin r is equals to constant, and this constant is represented by n. Now let us assume this is medium first, medium 1, and this medium is 2. Light first medium से second medium में enter कर रही है, so this will become 1 n2, or we can write it also n2 upon n1. Now after cross multiplication, this will become n1 sin I is equals to n2 sin r। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप जब कभी भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सिंपल सी बात है, आंखों से ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमारी जो आंखों की पुतली है उसका अपेर्चर बहुत छोटा है, पुतली में बहुत कितना भी बड़ा फिगर हो, लेकिन लाइट रेस तो उतनी जगह से एंटर करनी है ना, जो आपकी ह्यूमन आई है, आई मीन ये इतनी यहाँ पर ये छोटी सी तो पुतली होती है। तो दो कंडीशंस हैं कि एक कंडीशन की हम कह लें कि आँख का अपेर्चर या पुतली का अपेर्चर बहुत छोटा है, अथवा तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हम फिगर बनाए हैं ये इतना बड़ा ना होकर के छोटा फिगर, बहुत छोटा सा फिगर बनता है। तो उस स्मॉल अपेर्चर के केस में भी फिगर यही होगा, रूल सब वही होंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एंगल भी सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, नहीं छोटे हो जाएंगे, फिगर वही रहेगा बट एंगल तो छोटे हो जाएंगे ना। और एंगल अगर जो स्मॉल, भाई जो ये पॉइंट ए यहाँ है वो हो सकता है जब फिगर ही इतना बड़ा होगा तो और क्लोज हो जाएगा, एंगल और छोटे करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं साइन आई इज इक्वल्स टू आई। ये आप लोगों को पता होगा कि एंगल अगर जो छोटा, बहुत छोटा एंगल लिया जाए तो उस कंडीशन में साइन थीटा बराबर थीटा के होता है, टेन थीटा बराबर थीटा के होता है, और कॉस थीटा ये बराबर होता है 1। नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें साइन थीटा फिलहाल हमारे पास है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर द स्मॉल अपर्चर ऑफ द गिवन सरफेस। सो फॉर द given aperture of surface, मैं इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, साइन आई इज इक्वल्स टू आई एंड साइन आर इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर n1 साइन आई की जगह आई इज इक्वल्स टू n टू दिस n2, साइन r की जगह क्या हो जाएगा भाई, r हो जाएगा। अब हमारे पास i और r की वैल्यू पहले से है, वो वैल्यूज हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए, n1 i की जगह गामा माइनस अल्फा, आफ्टर दैट n2 we have here, oh sorry, n2 is as it is r is gamma minus beta from second equation, this is gamma minus beta। इसको सॉल्व करेंगे तो ये n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। क्लियर है? अब क्या कर लेते हैं, इनको एक तरफ कर लेते हैं जो सिमिलर जैसे दिखाई पड़ेंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा, देखिए n2 बीटा माइनस का इधर ले आते हैं तो n2 बीटा प्लस हो गया,
और n1 अल्फ़ा ये माइनस का एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर n2 गामा पहले से है और n1 गामा उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का n1 गामा। क्लियर है ना? n2 बीटा इधर आ गया, प्लस का हो गया, और ये एज इट इज़ रहा, n1 गामा उधर चला गया, प्लस का था माइनस का था, ये एज इट इज़ रहा। इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं इसको इरेज करके आगे करता हूँ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसी के आगे के स्टेप में देखते हैं, n2 बीटा एज इट इज़ माइनस n1 अल्फ़ा and now equal to we can take out gamma as common, so this will become n2 minus n1, और ये गामा क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएगा, दोनों में गामा जो है कॉमन हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 हो जाएगा। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये अपना थर्ड इक्वेशन है। ये मीडियम फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। अब क्या करना है हमें, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट अप करनी है। अब देखिए अपर्चर तो अपने पास में बहुत छोटा है ना, तो ए पॉइंट इसके बहुत क्लोज होगा, और अगर जो ए पॉइंट बहुत क्लोज होगा तो एम बी तो भाई ए से परपेंडिकुलर ही तो है, एम बी पी के बहुत क्लोज हो जाएगा। तो जितने डिस्टेंस हम एम से मीज़र करेंगे उनको हम पी से भी मीज़र कर सकते हैं, क्योंकि एम पी के बहुत क्लोज होगा, इतना क्लोज होगा कि एम और पी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, या रहेगा तो ना के बराबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंस aperture of mirror, sorry it is not mirror, concave surface is very small, therefore क्या होगा इस कंडीशन में, m will be very close to p, therefore m will be very close to p, पॉइंट p के बहुत क्लोज होगा, therefore we can say that now we have find alpha। अब हमारे पास एक तो ये वाली लाइन है अवेलेबल मीज़र के लिए, एक तो ये लाइट की डिस्टेंस हम लेंथ नहीं मीज़र कर सकते, लाइट रे कितनी लंबी है, कन्वीनियंट क्या रहेगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पर tan ले लेते हैं। सो देयरफॉर tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर है अपना AM अपॉन OM। तो AM जो है ये यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसको एज इट इज़ रखते हैं, एंड OM को हम OP भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि M जो है P के बहुत क्लोज है। ये हो जाएगा tan अल्फ़ा। अच्छा, स्मॉल एंगल के केस में ये अल्फ़ा के ही बराबर हो जाएगा, देयरफॉर ये यहाँ पे देयरफॉर आप लगा लीजिएगा, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। ओके, स्मॉल एंगल के केस में मैंने बताया था cos अल्फ़ा 1 हो जाता है, साइन थीटा थीटा होता है, cos थीटा 1 हो जाता है, और tan थीटा भी थीटा रहता है छोटे एंगल के केस में। तो यहाँ पर AM अपॉन OP। नाउ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू AM अपना कितना है H, और OP ये है अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज़ U। नाउ बाय दिस रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ अगर जो करेंगे तो पोल के इधर सब माइनस, लेफ्ट वाले माइनस रहते हैं, राइट वाले प्लस रहते हैं, तो ये वाले अपने लेफ्ट साइड के, तो ये वाला u जो है नेगेटिव हो जाएगा, और अपर के डिस्टेंस प्लस रहते हैं, लोअर के डिस्टेंस माइनस रहते हैं, तो अपना h ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज पॉजिटिव। सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा। अब बीटा के लिए परपेंडिकुलर अपना हो गया AM, और बेस OM होगा, चूंकि M बहुत क्लोज है P के, तो हम इसको OP सीधे मैं लिख रहा हूँ, स्टेप मैंने एक यहाँ पर गैप कर दिया है, दिस इज OP। नाउ वैल्यू ऑफ AM इज H, एंड वैल्यू ऑफ इट इज नॉट OP, सॉरी, this is for the if we take tan beta then we will take IP not OP, AM upon IP, so H upon value of IP is V,
और चूंकि लेफ्ट साइड में है सो नेगेटिव v। सिमिलरली गामा इज इक्वल टू tan गामा, स्मॉल एंगल के लिए tan गामा गामा दोनों एक ही बात होंगी। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सेम रहेगा गामा के लिए am, और अब ये डिस्टेंस हो जाएगा cm कह लीजिए, और चूंकि m बहुत क्लोज होगा तो cp हो जाएगा। तो am हो गया h और इसकी वैल्यू है r, लेफ्ट साइड में है तो माइनस r। अब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू है, इनको कहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 3 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा n2, बीटा की जगह पुटअप करना है h अपॉन माइनस वी, आफ्टर दैट माइनस n1, अल्फा की जगह पुटअप करना है h अपॉन माइनस यू, दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1। गामा की जगह अपने को पुटअप करना है h अपॉन माइनस r। ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास हो गई। ये वाला आप नोट कर लीजिए, आई थिंक ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करके मैं आगे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये हो जाएगा n2 में एक स्टेप और भी यहाँ पे आ जाएगा। तो n2 देखिए यहाँ पर h कॉमन है, वो मैंने ले लिया, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, माइनस का h ले लेते हैं कॉमन, ये माइनस देखिए, ठीक है ना, माइनस का h, ये चलिए साइन बाद में देखते हैं, पहले ऐसे ही कर लेते हैं। h कॉमन ले लिया तो ये हो गया n2 अपॉन माइनस वी। यहाँ पर भी h कॉमन चला गया है, पूरे से h कॉमन चला गया। ये माइनस हो जाएगा प्लस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, ये h पहले से है अपॉन में माइनस का, तो ये वाला h इस वाले h से कैंसल आउट हो जाएगा। तो अपने पास ये बचेगा n1 अपॉन u, और ये माइनस का था तो माइनस n2 अपॉन v इज इक्वल्स टू, हम इस माइनस को चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं, माइनस ऊपर जाएगा तो n1 n2 क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 अपॉन r। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये जो इक्वेशन है ये अपना एक इक्वेशन बन जाएगा, फॉर्मूला एक तरीके से कह सकते हैं, ये एक अपना फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या हुआ, n2 माइनस n1 को इधर, n2 को पहले कर रखा है, n1 को इधर कर रखा है, तो इसमें यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, अगर जो हम मान लें कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n है, इफ़ फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम का मतलब क्या हो, 1n2 इज इक्वल्स टू n। 1n2 को हम लोग n2 अपॉन n1 भी कह सकते हैं और इसको n मान लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट से सेकेंड में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर जो n1 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n1, और ये यहाँ पर u है, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस, सॉरी यहाँ पर मैं एक स्टेप कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी करने से फ़ायदा नहीं। n1 को n1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा अपॉन में u, n2 को डिवाइड करेंगे n1 से तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन में v है। यहाँ पर n1 को n1 से डिवाइड करेंगे 1, माइनस n2 को n1 से डिवाइड करेंगे तो n2 अपॉन n1 डिवाइड बाई r, ठीक है ना। इतना वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बचा है वो यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं, 1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन n1 को अपने लोग क्या बोल सकते हैं, n कह सकते हैं, अपॉन में v इज इक्वल्स टू 1 माइनस n2 अपॉन n1 को कह दिया n अपॉन r, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं और इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो यहाँ भी एक्सचेंज कर देंगे n माइनस 1 अपॉन r।
तो ये आपका जो है रिफ्रैक्शन का फार्मूला बन गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो कोई समस्या होती है, कोई डाउट रह जाते हैं, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रहेगी तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।